हाय दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ये रिटन 1598 में रिटन हुआ है, जो बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों बेन जॉनसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 11 जून 1572 को वेस्टमिंस्टर लंदन इंग्लैंड में हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी 6 अगस्त 1637 को, जब ये 65 ईयर्स के थे। लंदन इंग्लैंड में इनकी डेथ हो गई थी। और दोस्तों इसमें करेक्टर्स की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा करेक्टर्स हैं जिनका थोड़ा थोड़ा सा रोल इस ह्यूमर नाटक में है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर नाटक में इनका करेक्टर्स है। तो बहुत सारे करेक्टर्स हैं। कैप्टन बॉवर्डिल हैं, नोवेल हैं, एडवर्ड नोवेल हैं, जेम्स कैटले हैं, रॉजर फॉर्मल हैं, मिस्टर स्टीफन हैं, मिस्टर मैथ्यू हैं, मिस्टर ब्रेन वॉर्म हैं, मिस्टर ब्रिजेट हैं, जस्टिस क्लीमेंट हैं, कॉब है ना। इस तरह से टिब हैं, वेल ब्रेड हैं, कैश हैं, डाउन राइट, बहुत सारे करेक्टर्स हैं। तो उन करेक्टर्स के बारे में सीधे हम ड्रामा में देखते हैं, और ये आपको बहुत ही कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा, वरना ये ड्रामा आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, इस ड्रामे की शुरुआत करते हैं। इसमें ऐसी कहानी दिखाई गई है दोस्तों कि अपनी बीवियों पर, जो यहाँ पे डैम काइटले हैं, इनको अपनी बीवी पर ही भरोसा नहीं है। जो कॉब को अपनी बीवी पर, टिप पर भरोसा नहीं है। तो वो सोचते हैं कि इनसे, हमारी बीवियों से मिलने जुलने वाले जितने भी लोग होते हैं, उन लोगों ने मेरी बीवियों के साथ में संबंध बनाए, या मेरी बीवियों ने उन लोगों के साथ में संबंध बनाए। तो इसी तरह की ये कहानी है। उधेड़पन में ये कहानी रहती है, राइटर भी उधेड़पन में रहता है, इसमें समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो जस्टिस क्लीमेंट जो है वो सबको न्याय देते हैं, सबको बताते हैं कि सब लोग अपने सेंस में रहो, ह्यूमर में रहो, और यहाँ से ये नाटक समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, इस नाटक की जो शुरुआत होती है, इस नाटक में 4 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है, इसमें उसकी शुरुआत होती है, शुरुआत नॉवेल से होती है। नॉवेल एक बूढ़ा व्यक्ति है जो अपने सेवक ब्रेनवॉल से अपने बेटे नॉवेल को बुलाने के लिए कहता है। जो ब्रेनवॉल है, जो नॉवेल है, इसका जो बेटा है वो कला में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, सांस्कृतिक चीज़ों में। तो वह बहुत दुखी है। नॉवेल यहाँ पे बूढ़ा नॉवेल बहुत दुखी है क्योंकि उसका बेटा कलाओं का बहुत शौकीन है। तभी वहाँ पर स्टीफन आता है, जो नॉवेल का चचेरा भाई है, एडवर्ड नॉवेल का चचेरा भाई है। उसे सलाह देता है, क्योंकि वह बहुत सीधा है, आसानी से धोखा खा जाता है। तभी नौकर, जो नौकर होता है, एडवर्ड को बुलाने के लिए जाता है। अब तभी क्या होता है, जब वो बुलाने के लिए जाता है तो उसे एक पत्र आता है। तो वो पत्र, जो नॉवेल था, बूढ़ा नॉवेल था, उस पत्र को वो पढ़ लेता है। वो पढ़ने के बाद क्या देखता है, उसमें देखता है कि उसके जो फ्रेंड ने पत्र लिखा है उसके बारे में बहुत बुरा भला कहा है। तो वो ये सोचता है, बूढ़ा नॉवेल, कि मैंने आज तक अपने बेटे के मित्रों के बारे में तो कभी कुछ नहीं कहा, फिर वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। फिर वो पत्र को लेके अपने ब्रेन वॉर्म को दे देता है, नौकर को, बोलता है कि ये पत्र एडवर्ड को जाके दे दो। यहाँ से पहला चैप्टर, एक्ट समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा एक्ट चालू होता है। द्वितीय एक्ट में क्या है कि जब ब्रेन वॉर्म एडवर्ड को पत्र देता है तो वह बताता है कि आपके पत्र को आपके पिताजी ने पहले ही पढ़ लिया है। वह उस पत्र को देखता है, और जब स्टीफन वहीं होता है तो स्टीफन बोलता है, ये पत्र कौन लाया। तो स्टीफन बाहर देखने के लिए जाता है, दौड़ता है कि पत्र कौन दे गया। तब तक जो पत्र देने वाला आदमी था वो चला जाता है। तो यहाँ से दूसरा एक्ट समाप्त हो जाता है। तृतीय एक्ट में क्या होता है, जो स्टीफन होते हैं, स्टीफन और एडवर्ड, ये दोनों उस पत्र, जो इनको पत्र भेजता है, उससे मिलने के लिए शहर जाते हैं। अब शहर में इनकी जो शुरुआत, इस एक्ट की जो शुरुआत होती है वो मैथ्यू से होती है, मैथ्यू नामक कैरेक्टर से होती है, जो एक मूर्ख व्यक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक मूर्ख व्यक्ति है। वह कॉब एक पानी लाने वाला होता है, उससे मिलता है, उससे बातचीत कर रहा होता है। उससे ये पूछता है कि क्या तुमने कैप्टन बॉवर्डिल को देखा है। तो कॉब बोलता है, हाँ, कैप्टन बॉवर्डिल है वो तो मेरे ही घर में मेहमान बन के रखा है। तो उसे ऐसा लगता है कि यार ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जब वह अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, टिब को, कि जाओ कैप्टन बॉवर्डिल को इनसे मिलवा दो, तो वो जान जाता है कि हाँ चलो, ये इनके यहाँ कैप्टन बॉवर्डिल है। इसके बाद वो कैप्टन बॉवर्डिल और मैथ्यू आपस में बात करते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। जब निकल के आते हैं वहाँ से, तो जो कैप्टन बॉवर्डिल था और मैथ्यू था, वो ब्रिजेट, जो कैप्टन बॉवर्डिल था, मैथ्यू था, वो वहाँ से निकलते हैं और दोस्त से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अब आगे क्या, जब निकल पड़ते हैं तो बताते हैं उसमें क्या,
कि यहाँ से जब निकल पड़ते हैं तो यहाँ से चौथा पैराग्राफ समाप्त होता है, तीसरा समाप्त हो जाता है और चौथा चालू होता है। चतुर्थ पैराग्राफ की शुरुआत ही दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रिपिकल है। इसमें इतने सारे करेक्टर्स, यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसके बाद यहाँ पर इतने सारे करेक्टर्स की एंट्री करा दी गई कि उसे समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेट होकर दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं कि पैराग्राफ की शुरुआत कॉप की पत्नी टिब से होती है, जो ब्रॉडविल के पास जाती है और बोबाडिल एक बेंच पर सो रहा होता है। उसे बताती है कि मैथ्यू मिलने आया है, तो वो बोलता है मैथ्यू से उससे कह दो कि मैं नहीं हूँ। तो वो बताती है कि मेरे पति ने पहले ही तुम्हें बता दिया है कि तुम घर पे हो। जब मैथ्यू बोबाडिल को देखता है और उसका स्वागत करता है और पिछली घटनाओं पे वो लोग चर्चा करते हैं। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब दोनों वहाँ से निकल जाते हैं तो वो एक व्यक्ति से मिलने जा रहे होते हैं जिसका नाम होता है वेल ब्रेड। क्या नाम होता है? वेल ब्रेड से मिलने उसके घर जाते हैं। जब वेल ब्रेड से मिलने उसके घर जाते हैं तो वहाँ पर डाउन राइट पहले से ही बैठा होता है और काइटले होता है वो उन्हें मिलने से मना कर देता है। पहले जो डाउन राइट होता है वो बोलता है कि वेल ब्रेड घर पे नहीं है, लेकिन काइटले जो होता है वो डाउन राइट को मना करता है, बोलता है नहीं ये लोग मिल सकते हैं उससे। इधर एडवर्ड और स्टीफन लंदन जा चुके होते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात ब्रेन वार्म से होती है। ब्रेन वार्म जो एक सिपाही सोल्जर्स की ड्रेस पहने हैं और अपने आप को एक सोल्जर्स बताता है, जो बहुत ही चालाक है। उधर बूढ़ा नॉवेल लंदन आ जाता है और अपने आप में ही वह परेशान है, उसकी परेशानी का कारण उसका बेटा था। तभी नॉवेल की जो मुलाकात है वो ब्रेन वार्म से होती है, तो ब्रेन वार्म सिपाही की ड्रेस पहनकर भीख मांग रहा होता है। तो नॉवेल उसे फटकार लगाता है, बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम आर्मी की ड्रेस पहने हो और भीख मांग रहे हो। तो ब्रेन वार्म उसे बताता है कि सच में मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। तो जो नॉवेल था उसे अपने साथ रख लेता है। इसके बाद एडवर्ड, नॉवेल और स्टीफन की मुलाकात कैप्टन बोबाडेल से हो जाती है। कैप्टन बोबाडेल, मैथ्यू और वेल ब्रेड से होती है। बातों में पता चलता है कि एडवर्ड को जो पत्र, ये लोग स्टीफन और यहाँ क्यों आए थे, स्टीफन और बोबाडेल, स्टीफन और एडवर्ड क्यों आए थे, क्योंकि वह पत्र वाले के पास आए थे कि पत्र उनको किसने भेजा है। तो बात में पता चल जाता है कि वो पत्र उनको वेल ब्रेड ने भेजा। किसने भेजा था? वेल ब्रेड ने इनको पत्र भेजा था। तो स्टीफन एडवर्ड को पत्र वेल ब्रेड ने लिखा था। तो स्टीफन और वेल ब्रेड में झगड़ा होने लगता है। जो स्टीफन था वो गुस्सा आ जाता है कि तुमने इनके पिता के बारे में ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ ब्रेन वॉर्म आता है और बताते हैं कि बूढ़े नॉवेल भी लंदन आ चुके हैं। जब ये झगड़ रहे होते हैं तभी ब्रेन वॉर्म आता है, क्योंकि ब्रेन वॉर्म इनके पिता नॉवेल के साथ था। वो बताता है कि बूढ़े नॉवेल भी लंदन आ चुके हैं। इधर जो काइटली होता है वो अपनी पत्नी डेम काइटली के चरित्र पर संदेह करता है वो सोचता है कि डेम काइटली ने किसी दूसरे के साथ में, मतलब ब्रेन वार्म के साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं। दूसरा जो कॉब होता है जिससे मैथ्यू मिलता है थर्ड एक्ट में, जब कॉब होता है वो अपनी पत्नी, जो टिब उसकी पत्नी होती है, उस पर संदेह करता है। क्यों? क्योंकि जो बोबाडेल उसके घर में रहा था, तो उसने ये बोबाडेल जब तक उसके घर में रहा था मेहमान बनकर, तो सोचता है कि बोबाडेल ने मेरी पत्नी का यूज किया है और इसके साथ में संबंध बनाए हैं और मेरे घर का किराया भी नहीं दिया है। जब ये सारे झगड़ रहे होते हैं तो जस्टिस क्लीमेंट को ये बात पता चलती है। तो जस्टिस क्लीमेंट ने कॉप को जेल भेज देता है। कहता है तुमने बोबाडेल पे झूठा आरोप लगाया है तंबाकू चुराने का और उसकी इंसल्ट की है, इसलिए तुम्हें जेल भेज देते हैं। तो बोबाडेल पर झूठा आरोप लगाया जाता है तो वो उसे जेल भेज देता है। इधर जो ब्रिजेट वो काइटली को बताती है, इसकी बहन थी, ये ब्रिजेट काइटली की बहन थी। काइटली को बताती कि वह जो एडवर्ड नॉवेल से प्यार करती है। तो इधर बता देती है वह प्यार करती है। तो ब्रेन वॉर्म रोजर फॉर्मर का सामान छीनकर डाउन राइट की तलाश में निकल पड़ता है। इधर जो ब्रेन वॉर्म होता है रोजर फॉर्मल होता है। रोजर फॉर्मर एक क्लर्क होता है, इसका सामान छीनकर डाउन राइट की तलाश में निकल पड़ता है। डाउन राइट आ जाते हैं, उनकी मुलाकात ब्रेन वॉर्म से होती है। ब्रेन वॉर्म जो इस समय अपने आप को रोजर फॉर्मल की ड्रेस में रखे हुए, क्योंकि वो ब्रेन वॉर्म नहीं, वो रोजर फॉर्मल की ड्रेस पहने थे तो रोजर फॉर्मल लग रहा था, कि डाउन राइट के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। ये एक क्लर्क होता है जिसके पास डाउन राइट के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है, इसलिए उसे पकड़ा जाना है। ये सारे लोग जो थे, कौन कौन से था? नॉवेल था, क्लेमेंट थे, काइटले थे, डैम काइटली थी, कैस एक नौकर था, कॉप था, मैथ्यू था, बोबाडेल था, ब्रेन वॉर्म था। सभी मतलब जस्टिस क्लीमेंट इटली के सामने इकट्ठे होते हैं, सब क्योंकि झगड़ रहे होते हैं। जो जस्टिस क्लीमेंट इटली हैं सभी को न्याय प्रदान करते हैं और सभी खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि सभी अपने ह्यूमर में रहो, सेंस में रहो। इसके बाद दोस्तों और अंत में वेल ब्रेड की मदद से जो ब्रिजेट थी, जो काइटले की बहन थी, वो एडवर्ड से शादी कर लेती है, शादी हो जाती है। इस प्रकार जस्टिस क्लीमेंट सभी के साथ उचित न्याय करके इस नाटक की समाप्ति कर देते हैं और कहते हैं जस्टिस क्लीमेंट सभी को अपना ह्यूमर बता कर जाने के लिए कहता है।
कि अभी सभी ह्यूमर में रहो, अपना ह्यूमर बताओ, क्या ह्यूमर ऑफ सेंस। तो इस तरह से ये जो नाटक था हमारा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये हमारा दोस्तों समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो बनाना है तो मेरे वीडियो को पॉज करके आराम से आप वीडियो बना सकते हैं। और इसी के साथ ये नाटक दोस्तों समाप्त होता है। तो थैंक्स अलॉट माय डियर फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स माय डियर फ्रेंड।